brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजद की भी है कि उन्होंने वोट लिया था कि हमको वोट दो, हम बीजेपी को रोकेंगे। आपने वोट तो ले लिया मुसलमानों का और बीजेपी को सर पे बिठा दिया यहाँ पर। इन्होंने 4 को खरीदा, इंशाल्लाह 24 आएंगे अब के बाद। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज किशनगंज से चुनावी बिगुल फूंक दिया है और दरअसल वो वक्फ कानून को लेकर यहाँ पर एक जलसे में शामिल होने के लिए आए थे और हमारे साथ बात करने के लिए खुद ओवैसी साहब मौजूद हैं। ओवैसी साहब, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव भी होने हैं 6 महीने के अंदर में, आप आज यहाँ पे चुनावी बिगुल आपने फूंका है। क्या लगता है ये वक्फ को लेकर जो नया कानून बना है उसके बाद बिहार जो है वो पहला टेस्ट होने वाला है सभी राजनीतिक दलों का इसको लेकर? सिर्फ एक ही कानून टेस्ट नहीं होगा, बोले कई चीज़ें हैं। मिस गवर्नेंस है और यहाँ पर करप्शन है, सीमांचल की नाइंसाफ़ी है, तो ये सब चीज़ें मुद्दे रहेंगे। क्या लेकिन लगता है, क्योंकि वक्फ एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा है देश में भी, बिहार में खासकर मुस्लिम आबादी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है सीमांचल क्षेत्र में, तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे पार्टियों ने जो उसका समर्थन किया है, तो आपको लगता है कि ये सब एक मुद्दा बड़ा हो रहा है? नहीं, अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा, चंद्रबाबू नायडू और कुमारस्वामी और अजीत पवार के एमपी सपोर्ट नहीं करते तो ये कानून बनता ही नहीं। तो इन्हीं की सपोर्ट से, इनके वोट डालने से इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना है जिससे वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसका क्या आपको लगता है कोई चुनावी असर देखने को मिलेगा इन पार्टियों पर? देखेंगे हम। पूरे इंडिया में ये कानून नाफिज बनाया गया है, तो एक पूरे पैन इंडिया में जाहिर है मुसलमानों को तो अपोज करना ही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या होता है। पॉलिटिकली इसका जवाब देना भी बहुत जल्दी हो जाएगा। नीतीश कुमार जो अपने आप को एक सेक्युलर नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे इतने सालों से, इस बिल का समर्थन करने का लगता है मुस्लिम समाज में भी इसको लेकर नाराजगी कुछ ज़्यादा है? नीतीश कुमार को मैं शुरू से कह रहा हूं कि वो, आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए। 2015 में मैंने कहा था कि छोड़ के जाएंगे, उसके बाद भी मैंने कहा था। तो नीतीश कुमार का कोई सेकुलरिज्म पे क्रेडिबिलिटी नहीं रहा है। 2002 में वो रेलवे मिनिस्टर थे, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ गुजरात में, तब भी वो बीजेपी के साथ थे। तो इन पे भरोसा करना तो सवाल ही पैदा न था। जनता इस बार, मतलब आपको लगता है कि जनता क्या करेगी ये तो वक्त पे पता चलेगा। नीतीश कुमार जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कभी सेकुलरिज्म की पाबंद, सेकुलरिज्म को मजबूत करना, सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है, कभी उनका प्लान रहा ही नहीं। क्योंकि आप सीमांचल में आज हैं, तो आरजेडी आपको लगता है क्या कि इस कानून को लेकर जो है उसका फायदा लालू तेजस्वी को हो सकता है? क्योंकि मुसलमान बहुत एग्रेसिव नजर आ रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ, इस बिल को समर्थन करने किया है उन्होंने, तो आरजेडी को इसका फायदा होगा? नहीं, ये अब देखिए, ये बात अब नहीं रही कि इनसे नाराज हुए तो उधर चले जाएंगे। आज एमआईएम के रूप में एक वायबल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव मौजूद है, तो एमआईएम पार्टी उस वैक्यूम को फिल करेगी। कल तक कोई हालत मजबूरी में राजद को वोट देता था, तो अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजद की भी है कि उन्होंने वोट लिया था कि हमको वोट दो, हम बीजेपी को रोकेंगे। तो आपने वोट तो ले लिया मुसलमानों का और बीजेपी को सर पे बिठा दिया यहाँ पर। तो ऐसा ही मत समझिए कि इनसे नाराज़ हो उधर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत शऊर आ चुका है और यकीनन मुझे यकीन है कि इस बार एमआईएम पार्टी के बहुत से हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब होंगे। इन्होंने 4 को ख़रीदा, इंशाल्लाह 24 आएंगे अब के बाद। इसको लेकर आज अपनी रैली में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नाराज़ भी नजर आ रहे थे, जिस तरीके से आरजेडी ने आपके 4 विधायकों को तोड़ लिया था पिछले साल चुनाव के ठीक कुछ ही दिन के बाद में। तो क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? आप लोग क्या पिछले बार की तरह ही सीटें लड़ेंगे, ज़्यादा लड़ेंगे, क्या करना है? नहीं, लड़ेंगे, हम अच्छी सीट पर लड़ेंगे। अच्छे हमारे अख्तर इमान साहब की लीडरशिप में संगठन बहुत मजबूत हुआ है, काम चल रहा है। तो ज़ाहिर है हम लोग काफ़ी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हमको उम्मीद है कि बड़ी तादाद में हमारे कैंडिडेट्स एमएलए बनेंगे। और जिस पार्टी ने हमारे 4 एमएलएस को ख़रीदा है उनको भी एक मौसर जवाब मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हमको नुकसान नहीं पहुंचाया,
उन्होंने सीमांचल की उस गयूर जनता के पीठ में खंजर घोंपा है और उनको उसका जवाब मिलेगा। तो लेकिन एक चीज़ ये बताइए, कितने सीटों पर आपने कुछ सोचा है? 30, 40, 50 कितने में लड़ सकते नहीं नहीं, अब इतने नंबर तो बोलना बहुत जल्दी होगा। नहीं, नंबर एग्जैक्टली अख्तर ईमान साहब वो इलेक्शन से पहले बताएंगे, मगर हम लड़ेंगे, अच्छे सीट पर लड़ेंगे। पिछले बार से ज़्यादा लड़ेंगे जरूर। पिछले बार तो हम अलायंस में थे, तो अलायंस में रहने की बुनियाद पर हमको 19 सीटें मिली थी। तो अब हम देखते हैं, अभी तो देखेंगे, जल्दी होगा नंबर देना, और हमारी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ने की है। इस बार भी किसी के साथ गठबंधन हो सकता है? देखिए क्या होता है, आगे जाके पता चलेगा। नीतीश कुमार, क्या लगता है कि उनके नाम पर चुनाव तो लड़ा जा रहा है, एनडीए लड़ रहा है, लेकिन क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? इसको लेकर बड़ा एक बिहार में भी, देश में चर्चा चलती रहती है कि कहीं नीतीश के साथ भी वो ना हो जो महाराष्ट्र में हो गया था। वैसी क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, मेरी सोच सिर्फ यही है कि मैं किस तरह अपने पार्टी कैंडिडेट्स को कामयाब करूं। हमारे लिए पहली प्रायोरिटी ये होगी। अब उसके बाद देखते हैं, ये नीतीश कुमार हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं। नीतीश कुमार, राजद को, बीजेपी को हराना ही हमारे लिए प्रायोरिटी है। बी टीम का तमगा हमेशा आपको लगता है, फिर बोलेंगे कि आरजेडी बोलेगी कि आप तो आ गए हैं, अब आप बिहार। कोई बात नहीं, बोला जाए ना, हमको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे एमएलएस को 4 को खरीद लिए, तो आप कौन सा काम किए? 4 को आपने खरीद लिया तो उन्होंने क्या किया सीमांचल में? कौन सा डेवलपमेंट का काम करवाया? कौन सी नाइंसाफी को रोका आपने? कौन सा प्रोटेस्ट किया आपने? जब सैलाब आया तो कहाँ नजर आए आप? तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी को एक पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट या सीएम के रूप में आप देखते हैं क्या? नहीं देखता हूँ। इन कारणों से? नहीं, कई कारण हैं। वो गया जमाना के कोई बाप का बेटा आ जाएगा तो वही बाप की तरह होगा। वो गया जमाना, भारत बदल चुका है, हम इसको बात को मानते नहीं। और भाई वो क्यों लीडरशिप करेंगे? हमारी अख्तर ईमान करेंगे लीडरशिप, हमारे तौसीफ आलम साहब लीडरशिप करेंगे। हम कब तक सेकेंडरी और रोल अदा करेंगे? उनके पीछे हाथ झुकाकर, सर झुकाकर कब तक खड़ेंगे? नहीं देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, अपनी लीडरशिप बनाएंगे। परिवारवाद को लेकर आप भी मतलब नाराज दिख रहे हैं? नहीं, आपने कहा कि भाई उनकी किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, और आपका राइट है, आप जर्नलिस्ट है। मेरा मानना ये है सीएम पोटेंशियल नहीं है उनके अंदर। मैं नहीं मानता ना, मैं नहीं मानता उस बात को, मैं नहीं मानता उस बात को। जरूरी नहीं है कोई मानूं, मैं नहीं मानता उस बात को। आपने पिछले मर्तबा क्या किया? आपने कैसा हुआ फिर वो? पिछली बार तो एमआईएम ने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कि तेजस्वी सीएम बनने से चूक गए थे। कई सारे उनके आरजेडी के आप कैंडिडेट को आप ही लोगों ने हरा दिया था। ये तेजस्वी को ये बात काफी चुभती है। ऐसा है ना, अगर कोई मैथमेटिक्स नहीं जानता है, प्रॉब्लम यह है कि जो पढ़ा लिखा होता है और जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, बाद लोग नहीं पढ़कर भी कॉमन सेंस होता है, तो ये बेचारे दोनों से महरूम हैं। 19 सीट हम लड़े, 5 हम जीते, 9 पे आप जीते हमारे खिलाफ, ये जो राजद ने, 6 पर बीजेपी जीती। और जब जीती भी है तो हमारे इतने वोट नहीं थे कि उनको हरा सकें या इनको हरा सकें। तो अब किसी के इग्नोरेंस का तो इलाज मेरे पास नहीं है ना। मैथमेटिक्स है, अब देख लीजिए, रिजल्ट है सामने। तो और हम कोई ठेका लेके थोड़ी बैठे हैं कि आपको हमारे कंधे पे बिठा के हम दूल्हा बनाएंगे। बहुत हो गया ना, कितने साल करेंगे? हमको अपनी लीडरशिप बनाना है। सीमांचल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो वो करेंगे हम। आपके नाम से बड़ी बेचैनी हो जाती है, लेकिन लालू और तेजस्वी क्या करना है? बेचैनी हो जाए तो हम क्या करें? उसका कोई मेडिकल शॉप पे जाके दवा पूछ लें का 100 दिनों की बेचने की दवा क्या? हमारे पास तो दवा थोड़ी है। हम क्या करेंगे? हम तो अपनी जो भी बात है ईमानदारी से, सच्चाई से हम लोग सामने रखते हैं। यही कहते हैं जहाँ वैसे चुनाव लड़ते हैं और प्रत्याशी खड़ा करते हैं, वहाँ बीजेपी को भी फायदा पहुंचा है। हरियाणा हम लड़े, महाराष्ट्र हमारी वजह से जीत गए, 240 पे बीजेपी आई हमारी वजह से। ऐसा है ना कि ये गुरूर छोड़िए आप। इन लोगों को एरोगेंस, इग्नोरेंस छोड़ना चाहिए। थोड़ा ह्यूमिलिटी पैदा करिए, हम्बलनेस पैदा करिए। अब अगर आप समझेंगे कि आप ही सब कुछ है और दूसरे गुलाम हैं और आपके पीछे चलेंगे, ये नहीं होने वाला है। होते कौन है भाई आप इस तरह हमको बात करने वाले? हम अपनी पार्टी चला रहे हैं, अपनी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं। और अख्तर ईमान का बहैसियत एक सिंगल एमएलए
जो बिहार की विधानसभा में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो सबके सामने है। तो ये हम पे इल्ज़ाम लगाना तो ये कोई हमको असर नहीं पड़ेगा, मगर इनके लिए महंगा पड़ेगा, और महंगा पड़ेगा इस बार। महंगा पड़ेगा। इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम खामोश थोड़ी बैठेंगे। आप हमारे 4 एमएलए खरीदे, क्या कौन सा काम किया बताइए। आप सारी भारत में ढंढोरा पीटते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई, जमहूरियत बर्बाद हो गई, कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस तोड़ा तो आपने वो इल्ज़ाम लगाया, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए खरीद लिया। जब आप हमसे करते हैं तो बड़ा पुण्य का काम है, हाँ, नेक काम है, और जब आपसे होता है तो आसमान सर पर उठा लेते हैं। ये तो हो नहीं सकता ना। तो यही हम बता रहे हैं, ये इनकी हिपोक्रेसी है। ये कभी भी नहीं देख सकते कि एक वंचित समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे, और वो समाज जिसको आप देख लीजिए हर एतबार से पिछड़ा है। आपने सर्वे किया, कास्ट सर्वे, वो रिपोर्ट कहाँ है? पब्लिक में है, वो लेकर आइए ना, पब्लिक डोमेन में बताइए रिपोर्ट को कि उसमें मुसलमानों से, दलितों से क्या वो मालूम हो जाएगा। आपने उठा कर रख लिया उसको। यही तो हम कह रहे हैं, ये इनका असली चेहरा है। बिहार की रिपोर्ट तो सामने आई थी, कहाँ है, किसके पास है? 2023 में ही रिलीज हुआ था। पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनको वो रिपोर्ट इनको आईना दिखा रही थी। रिपोर्ट इनको बता रही थी कि आपकी आबादी 13%, 14% है, और नौकरियों में आपका कितना हिस्सा है, और जिसकी आबादी 18% है उनकी नौकरी में कितना हिस्सा है। ये बात है। लालू ने तो घोषणा कर दी है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे बाप ही कर सकता है, आप बेटे के लिए, जनता थोड़ी कर रही। बाप की मोहब्बत बेटे के लिए गालिब आ जाती है ना, परेशानी वो हो जाती है। अच्छा, वैसे साहब थोड़ा पहलगाम को लेकर बात करें, बहुत चर्चा इसको लेकर चल रही है, बहुत बैलेंस्ड इस बार थोड़ा अप्रोच रहा है सभी विपक्षी दलों का। आपने भी काफी बैलेंस तरीके से सरकार के साथ। बैलेंस नहीं है, आप ये गलत बात कह रहे हैं। बैलेंस क्या है इसमें? देश के लिए बैलेंस करते हैं कोई चीज? देश के लिए तो क्यों बैलेंस करेंगे? जो हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान के टेररिस्ट के कश्मीर में ये नॉन मुस्लिम वहां पर आए टूरिस्ट बनकर। बैलेंस क्यों करेंगे इस बारे में? इसमें हम बैलेंस सियासत पॉलिटिक्स में नहीं करते, देश के मामले क्यों करें बैलेंस? दूसरे कर रहे हैं बैलेंस, हम क्यों करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को कह तो रही है कि हम हमारे से दूसरी पार्टी का मत पूछिए, वो अपना देखिए, आपके सांसद साथी हैं चरणजीत सिंह चन्नी, अब वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, इसका सबूत क्या है, बम गिरे कि नहीं, सबूत क्या है। कल उन्होंने कहा। देखिए, चन्नी साहब मुझसे बेहतर और काबिल हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। मैं उनका तो स्पोक्स पर्सन नहीं होना। सरकार पे ऐसे सवाल खड़े, अगर मैं तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ चन्नी साहब का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब की बार मोदी सरकार को घर में घुस के बैठ जाना चाहिए। पब्लिकली मैं कह रहा हूँ। यूके में हाँ बिल्कुल, बल्कि हमारे पास बेहतरीन मौका था पिछले बार। वो जो जितने लॉन्चिंग पैड्स थे हम उस पर कब्जा कर लेते, और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके भारत का हिस्सा है। तो ये टेररिज्म को सख्ती से इसको रोकना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, वरना तो ये लोग ऐसे ही आकर खून की होली खेलते रहेंगे। तो ये वक्त आ गया, आपको लगता है पीओके पर अब अपना मतलब तिरंगा लहराए, इस तरीके से आपने बात? ये सरकार तय करेगी। देखिए, आपको लगता है वक्त आया है कि सुनिए, देखिए, हम लोग बैठकर बात करेंगे, मगर क्या एक्शन लेना, क्या एक्शन नहीं लेना, वो सरकार को करना है। हम ज़रूर ये कहेंगे कि जो परिवारों की हत्या की गई है उनको इंसाफ मिले, और हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 केंद्र सरकार पर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि जब किसी प्रदेश में एक्सटर्नल हमला होता है तो उसको रोके। तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। अभी तक जो एक्शन लिया है सरकार ने, जैसे सिंधु जल समझौता हुआ, या फिर आज ताज़ा एयर स्पेस बंद हुआ है, ताज़ा ये है कि इंपोर्ट भी पाकिस्तान से पूरी तरीके से बिल्कुल सही हुआ है। हम ऑल पार्टी मीटिंग में अगर आप वीडियो निकाल के देखेंगे तो हमने कहा था कि नेवल ब्लॉकेड हो, एयर ब्लॉकेड हो, और साइबर अटैक्स उनके ऊपर हो, और FATF की ग्रे लिस्ट में उनको डाला जाए ताकि वर्ल्ड बैंक और IMF से उनको लोन ना मिले, क्योंकि ये टेररिज्म के लिए ही पैसे इस्तेमाल करके ये टेरर एक्ट हुआ ना। तो FATF की ग्रे लिस्ट में लाना ज़रूरी है उनको। तो जो भी स्टेप्स भारत सरकार लेगी हम तो तायद करेंगे, मगर हम ये चाहते हैं कि इस बार ये आतंकवादी हमले, आतंकवाद और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म रुके और ख़त्म हो।
आसिम मुनीर को भी आज आप मैसेज दे रहे थे मंच तो से। वो बड़े इस्लाम की बात कर रहे थे कि ठेका लेके रखा क्या उन्होंने इस्लाम को? क्या यहाँ हमारे पास ऐसे बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, क्या इस्लाम का ठेका लेके रखे तुम? क्या तुमने क्या किया वहाँ पर? इस्लाम के नाम पे तुमने महाजिर बना दिया, किसी को पठान बना दिया, तुमने किसी को शिया बना दिया, किसी को वो कर दिया। ये सब क्या, कौन सी जमहूरियत है तुम्हारे पास? हर एतबार से वो भाई आधा घंटा पीछे नहीं है, 30 साल पीछे हैं भारत से वो लोग, बिल्कुल। ये सब कुछ है ही नहीं, एक फेल्ड स्टेट है वो। एक आखिरी सवाल बिहार पे ही खत्म करेंगे क्योंकि आप बिहार में हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल आखिरी होगा। तो क्या लगता है इस बार के चुनावी बिगुल आपने आज फूंक दिया है, क्या होने जा रहा है? क्या अभी तक तो ये है कि अख्तरुल ईमान साहब इंशाअल्लाह और तौसीफ आलम साहब इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा से जीतेंगे इंशाअल्लाह। जिन ताकतों ने 4 हमारे एमएलएस को भगाया है, इंशाअल्लाह जनता उनको भगाएगी और 24 हमारे कामयाब होंगे और बीजेपी को रोकेंगे, नीतीश कुमार को रोकेंगे। ये एक स्पेस है यहाँ पर इस तरह की पॉलिटिक्स करने की, हम करेंगे। आरजेडी को भी जवाब देंगे आप? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? खर्जा क्यों बाकी रखेंगे? क्यों खर्जा बाकी रखेंगे? देखिए, खर्जा मेरा नहीं है, सीमांचल की जनता पे खर्जा है ये। आपने उस गयूर आवाम की उम्मीदों को, उनकी ख्वाहिशों को, उनके ख्वाबों को आपने चुकनाचूर करने की कोशिश की और उनकी पीठ पर खंजर को पाया। सवाल मेरा अख्तरुल ईमान साहब का नहीं है, सवाल सीमांचल की जनता ने बड़े फख्र के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमसे इंसाफ होगा, उन्होंने इन 5 को कामयाब किया। तो आपने उनको धोखा दिया, अब जनता जवाब देगी आपको इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, बिहार में इस वक्त हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है एमआईएम उनकी पार्टी पिछले बार से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी और जिस तरीके से आरजेडी ने उनके 4 विधायक तोड़े थे उसका जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 24 विधायक इस बार उनके कम से कम जीतकर ज़रूर विधानसभा पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, किशनगंज।